मैं कमिंग सर। आइए नमस्कार जी। नमस्कार मैम। बैठिए। थैंक यू सर। बजरंग जी, जी सर। आप एक्स आर्मी मैन हैं। यस सर। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किया। सर। अच्छा, तो रेगुलर किया आपने? नहीं सर, नॉन कॉलेजिएट सर। नॉन कॉलेजिएट किए। आप सिग्नल ऑपरेटर के पद पे करा, है ना? जी सर। अब ये अग्निवीर जो योजना आई हुई है, तो इसका देश के विभिन्न हिस्सों से विरोध हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये सही है अग्निवीर योजना या सही नहीं है? जी सर। सर मुझे लगता है कि देश के प्रस्पेक्टस में जब हम राष्ट्रवाद की धारणा की बात करते हैं तो उस प्रस्पेक्टस में जो है वो बहुत ही बढ़िया योजना है। गवर्नमेंट ने जो है एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तौर पर और जो ढाई फ्रंट वार की तरफ हम जा रहे हैं उसके लिए और इन फ्यूचर के अंदर हम वार लाइक सिचुएशन के लिए तैयार रहें, उसके लिए ये एक बहुत बढ़िया योजना लेकर आई है सर। ऐसा तो नहीं कि आप आर्मी से आ गए हो पूरी जॉब करके, इस वजह से आप सरकार के कदम का समर्थन कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजिक रूप से गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है सर। स्ट्रेटजिक रूप से सही Yes. डिसीजन लिया है। अच्छा, आप आर्मी में रहे हो तो आप आपकी पोस्टिंग ज़्यादातर कहाँ पे रही है, किन क्षेत्रों में रही है? जी सर। सर मेरी फील्ड पोस्टिंग ही रही ज़्यादातर। मैं राष्ट्रीय राइफल में मैंने काम किया है, स्पेशल फोर्स में भी मैं रहा हूँ और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी मैं न्यू रेजिंग यूनिट के अंदर भी रहा हूँ सर। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में रहे हो तो आप पूर्वोत्तर की चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। जी सर। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि भारत के लिए, उन लोगों के मन में ये विचार था कुछ साल पहले तक कि भारत के लिए या भारत सरकार के लिए कलकत्ता से आगे भारत नहीं है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? उनके मन में ये विचार कैसे आया? जी सर। सर हो सकता है कि वो जो है लिंग्विस्टिक रूप से थोड़े कटे हुए हैं हमसे और भौगोलिक रूप से भी थोड़े से चिकन नेक कॉरिडोर की वजह से थोड़े से कम लगाव हो। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ मैंने सर्विसेज की है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम में भी मैं रहा हूँ, मुझे लगता है कि उनका लगाव है भारत के प्रति। लेकिन भारतीय की दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं उनके चेहरे और हाव भाव को देखकर कहीं और देश के प्रति उनके ऐसे टॉन्स वगैरह दिए जाते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए भारतीयों का। बाकी उनका लगाव सर शुरू से ही भारत के प्रति रहा है सर। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसके लेके चाइना अपना दावा करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश के प्रति उसका कोई विशेष लगाव है क्या? जी सर। सर अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग जो है एक बौद्ध मठ है, दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। और ये कहा जा रहा है कि अगला आने वाला जो दलाई लामा जी होंगे नेक्स्ट वाले, वो कहीं ना कहीं तवांग मठ से होंगे। इसलिए उनका जो है स्ट्रेटेजिक रूप से चाइना जो है उसके ऊपर अपना दावा करता है सर। अच्छा, चलिए, आपने दलाई लामा का नाम लिया तो 1954 में के लगभग ये भाग के भारत आते हैं। इनसे हमारा कोई, ठीक है, संबंध हमारा तिब्बत से अच्छा था, बफर स्टेट था वो भारत और चाइना के बीच में। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को एक्वायर्ड कर लिया तो हम इनको शेल्टर दिए और बहुत कुछ हमें इनसे क्या मिला ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसके रूप में चाइना की दुश्मनी हमने ली जिसकी कीमत 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ और अभी भी चीन से हमारे संबंध सामान्य नहीं। तो आपको नहीं लगता कि दलाई लामा को शरण देके भारत ने एक जबरदस्ती की आफत मोल ली है? नहीं सर, मुझे लगता है कि पहले हम जो दलाई लामा जी हैं वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े नेता भी हैं और उनका धार्मिक गुरु भी हैं सर। मुझे लगता है कि धार्मिक संस्कृति के रूप से भारत की संस्कृति बौद्ध धर्म से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। दूसरी सर, हम स्ट्रेटेजिक रूप से अब हम बात करें तो बफर स्टेट का जो पॉलिसी थी हम भारत की कि तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में रहे और हम जो है फेस टू फेस हमारा और चाइना का सामना नहीं रहे, तो उस कारण से। और तीसरा सर, शरणागत की रक्षा बफर करना स्टेट के रूप में रहे, भारत ने तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई तिब्बत जो है वो चाइना का भाग है। अब तो बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया हमारे और चाइना के बीच में। जी सर। लेकिन कहीं ना कहीं सर जो है उनकी जनमानस की भावना के हिसाब से गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है सर, वो उसके हिसाब से। अच्छा, भारत और चाइना के संबंधों में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी भूमिका को आप किस प्रकार रेखांकित करेंगे रणनीतिक दृष्टिकोण से? जी सर। सर अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी, जो चाइना से तिब्बत से होकर अरुणाचल प्रदेश से आसाम से होकर पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है सर। तो मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में जहाँ तवांग की हम इश्यूज़ की बात करते हैं उस दृष्टिकोण से और सैन्य दृष्टिकोण से जो है हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्रफल है सर। अभी पूर्वोत्तर का जो ये मणिपुर है, आप वहाँ रहे हो अरुणाचल प्रदेश में, इसमें जो हिंसा हो रही है इसके लिए क्या आप चाहते हैं कि कैसे इसका सलूशन किया जा सकता है? जी सर। सर ये सामुदायिक जो है दो समुदायों के बीच की लड़ाई है सर, मतई समुदाय और नागा और कुकी, दोनों अलग अलग समुदायों के बीच की। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो दोनों समुदायों को अलग अलग करने की आवश्यकता है और एक बफर जोन बनाने की आवश्यकता है दोनों के बीच में, ताकि दोनों से बातचीत की जा सके, फेस टू फेस उनकी लड़ाई को समाप्त करके और फिर शांति प्रक्रिया से आगे बढ़ाया जा सकता है। शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बजरंग लाल जी,
न्यूज़पेपर पढ़ते हो? यस सर। बताइए, ऐसा कौन सा मुद्दा है भारत का कि अमेरिका के साथ में पहली बार हमको देखने को मिलता है जो भारत के इंटरेस्ट में है? जी सर, सामरिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि जो हम डिफेंस डील्स वगैरह कर रहे हैं अमेरिका के साथ में, वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जो हम एक तरफ जहाँ पर रशिया की तरफ ही पूरे लगे हुए थे सामरिक हथियारों के लिए, अब हमें लग रहा है कि हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ है और रशिया से जो अमेरिका से हमारे रिलेशंस जो है वो ट्रेड के मामले में भी और रक्षा उपकरणों के मामले में भी बढ़ा है सर उनसे। अच्छा, और कोई लाभ जो भारत को मिल सकता है या भारत से अमेरिका को लाभ हो सकता है? सर भारत को और तो इन्वेस्टमेंट का लाभ मिल सकता है सर। और भारत से अमेरिका को क्या लाभ मिलेगा? अमेरिका तो विशुद्ध रूप से व्यापारिक माइंडेड आदमी है। जी सर। वो ऐसे तो देगा नहीं, करेगा भी नहीं कोई समझौता वगैरह। सर एक तो अमेरिका को दक्षिण चीन सागर में एक पेठ के रूप में एक देश की आवश्यकता है जहां पर भारत उसकी मदद कर सकता है सर। और दूसरा सर, चाइना को और रशिया को काउंटर करने के लिए उसे दक्षिण एशिया में ऐसे देश की ज़रूरत है, शायद भारत उसकी प्रतिपूर्ति करे सर। और मुझे लगता है इन मामलों में है जरूरत। राजस्थान के युवाओं में देखें तो काफ़ी निराशा का भाव है अभी, चाहे वो पेपर लीक प्रकरण का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उनका समाधान किस नज़रिए से देखते हो? जी सर। क्या समाधान हो, कैसे हो? जी सर, मुझे लगता है कि वर्तमान जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सिर्फ ओनली गवर्नमेंट सर्विसेज के हिसाब से ही बनी हुई है। उसमें लगता है कि कौशल विकास को बढ़ावा देकर जो है इसकी स्ट्रेटेजी को चेंज किया जा सकता है सर। लोग अगर रोजगार पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकारें प्रयास भी कर रही है। जी सर। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी बन गई है, कई सारे कोर्सेज के साथ में आपको स्किल डेवलपमेंट का अभ्यास भी करना पड़ता है, वो भी सीखना पड़ता है, वो तो है। उसके बावजूद भी समस्या है तो बढ़ रही है। जी सर। क्या महसूस करते हो आप, कारण क्या महसूस करते हो? सर मुझे लगता है कि बाकी और जो पेपर लीक वगैरह की समस्या है उसके लिए तो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट डिसीजंस और थोड़ी पारदर्शिता की भी ज़रूरत है। और बाकी युवाओं के लिए तो अभी सही मार्गदर्शन ही चल रहा है सर। निराशा का वातावरण जो है उसको कैसे ठीक करेंगे, यूँ समाधान बताओ आप। जी सर, सॉरी सर, मुझे तो लग नहीं रहा इतने निराशा का। हाँ, नॉर्मल वातावरण है, उस हिसाब से ही मैंने बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। एक सिचुएशन देते हैं आपको। जी मैम। आपका जन्म दिवस है, आप कहीं बाहर पोस्टेड हैं, काफ़ी दिनों से आप अपने परिवार से नहीं मिले। एक सिटी में आपके माँ बाप रहते हैं, दूसरी सिटी में आपके बच्चे और आपकी धर्मपत्नी रहते हैं। एक दिन की छुट्टी आपको सैंक्शन की गई है, माँ बाप भी आपको बुला रहे हैं आपके जन्म दिवस पर और आपकी धर्मपत्नी और बच्चे भी। आप दोनों में से किनको सेलेक्ट करेंगे उस दिन जाने के लिए, किनसे मिलना पसंद करेंगे? जी मैम, मुझे लगता है कि मुझे उस दिन जो है दोनों से ही मिलना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। नहीं है ना? जी सर। आप किसी और सिटी से ट्रैवल करके आ रहे हैं और दोनों जने बहुत अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, आप एक दिन में नहीं जा सकते। और जी मैम। दोनों का मन है कि आप इस बार जन्म दिवस उनके साथ मनाएं, बताइए। जी मैम, मुझे लगता है कि मुझे माता पिता के साथ में जन्म दिवस मनाना चाहिए क्योंकि मेरे जन्म में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो कम से कम इस उत्कृष्ट घड़ी में मैं उनके साथ रहूँगा। तो आप अपने बाकी परिवारजन को किस तरीके से कन्वेंस करेंगे इस चीज़ के लिए कि उनको भी बुरा ना लगे, क्योंकि आपको आपकी पूरी ज़िंदगी तो पत्नी और बच्चों के साथ निकालनी है। जी मैम, तो मैम बाकी इवेंट्स होते हैं, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह, बच्चों के जन्मदिन वगैरह, हो सकता है कि मैं उनमें शामिल होकर उनकी प्रतिपूर्ति करूँ। तो आप ये चीज़ कन्वेंस कर पाएंगे अपनी फैमिली को? जी बिल्कुल मैम। वेल एंड गुड। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में कुरीतियाँ, तो जो पुरानी कुरीतियाँ हैं वो तो कम होती जा रही हैं, लेकिन नए प्रकार के प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं। किस तरीके की प्रॉब्लम्स आजकल आपको समाज में दिखती हैं? जी मैम, जो समाज जो है आजकल जो बढ़ रहा है, जैसे LGBTQs की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और जो पिक्चर्स वगैरह जो हम देखते हैं उनके अंदर भी कई मूवीज़ के अंदर एडल्ट मूवीज़ जो आती है उनकी तरफ भी कहीं ना कहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सामाजिक एक नई समस्या उत्पन्न होती जा रही है। वेस्टर्नाइजेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे इस तरह की समस्याएं कुछ नज़र आती हैं। समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी को भी आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म है या अदर मूवीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में?
जी मैम, ये जो है मैम ये गलत है मैम, इस तरह से इसका प्रचार प्रसार करना मैम, और इसके लिए रेगुलेशंस भी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। और कहाँ कर रही है गवर्नमेंट, तो बल्कि इसको कॉमन कर रही है, मतलब नहीं मैम, मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में इसको सेंसरशिप किया जाएगा मैम, अभी तो नहीं हो रहा है लेकिन इन फ्यूचर में किया जाएगा मैम। समाज तो अभी बदल रहा है ना, ट्रांजिशन स्टेज है। अगर हमने इस टाइम में कंट्रोल नहीं किया चीज़ों को तो समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जी मैम। तो क्या अभी हम लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेकर? नहीं मैम, अवेयर हैं, गवर्नमेंट इसके लिए पॉलिसीज बना रही है, बट जहाँ पर एक तरफ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के स्टेप्स रुक जाते हैं मैम। चाहे उसके द्वारा किसी भी समाज का पतन हो जाए, उसकी संस्कृति का, उसकी सभ्यता का पतन हो जाए, लेकिन हमारे राइट, अधिकार इतने इम्पोर्टेंट है। नहीं, मुझे लगता है कि मैम गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू। जी मैम। इधर आप देख रहे होंगे G20 का जो सम्मेलन हुआ है ना, वो भारत के विभिन्न हिस्सों में उसके अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी सर। इससे भारत की जो वैश्विक पोजीशन है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जी सर। सर हम इकोनॉमिक रूप से बूस्ट कर रहे हैं, इस मामले में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर। टूरिज़्म को भी हमने इसमें शामिल किया गया है, यूथ फेस्टिवल्स भी इसमें हम जो है यूथ सम्मेलन वगैरह भी हमने इसमें आयोजन करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर भारत की जो लेवल है वो बढ़ा है सर इसमें। आपको नहीं लगता कि भारत को जो विश्व स्तर पर जैसे यूएसए हुआ या डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा जो वेटेज दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए इतना दिया जा रहा है, जबकि भारत की जो सामाजिक कंडीशन है और जो आर्थिक कंडीशन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं दिखती है जितनी होनी चाहिए, जितना उसको वेटेज दिया जा रहा है? जी सर, लेकिन सर मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये भारत की जो लेवल है वो बढ़ रहा है, इस वजह से भारत को महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है सर। इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर ज़्यादा आ रहा है, वर्तमान के अंदर जो FII का इन्वेस्टमेंट है वो अभी सर्वाधिक चल रहा है। और दूसरे भी अलग कारण हैं, हालांकि चाइना भी इसका एक कारण है, लेकिन भारत की जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, जो कूटनीति है, उसके हिसाब से भारत को इसका फ़ायदा हो रहा है सर। अगर भारत इतना ही स्ट्रांग है और भारत के सब इतने ही वेल विशर हैं, तो फिर जब संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता की बात आती है तो लोग इधर उधर झांकने लग जाते हैं, जैसे यूएसए हुआ। वो स्ट्रांगली क्यों नहीं खड़े होते कि हाँ, भारत को अस्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में मिलनी चाहिए? जी सर UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई भी परिवर्तन करने के लिए सभी परमानेंट मेंबर्स की जो है सहमति आवश्यक है, उसके अंदर चार्टर में अमेंडमेंट करने के लिए। और इसके लिए भारत का जो पड़ोसी देश है चाइना, इसके लिए हर बार भारत के काउंटर कर देता है कि भारत को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये महाशक्तियों का कहीं ना कहीं टकराव होगा। बाकी हाल ही के अंदर ब्रिटेन में भी ऐसा एक प्रस्ताव लाया गया है कि जो अभी 4 देश हैं, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, इनको जो है अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए सर। और इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जिसे भविष्य का महाद्वीप कहा जा रहा है, उसकी प्रतिनिधित्व के बारे में कोई बात ही नहीं होती। क्या कारण है इसके पीछे? सर एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन उनकी इकोनॉमिक रूप से इतने बूस्ट नहीं होने की वजह से शायद हो सकता है। कहने का मतलब है कि मानवीय संवेदनाओं का, मानवीय जो संपत्ति है उसका कोई मूल्य नहीं है आर्थिक संपत्ति के सामने। सर ये तात्कालिक समय के अंदर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार के जो विनर कंट्रीज़ थे, उन्होंने इसको लागू किया था। तो मुझे लगता है कि अब परिवर्तन आ गया है, अभी मनुष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से इसमें परिवर्तन किए जाने चाहिए सर। कहने का मतलब ये है कि जो वैश्विक स्तर पे भी जो दुनिया है, जो राजनीति है, वो आर्थिक चीज़ों से ही प्रभावित होती है। जी सर। आपकी हॉबी है स्केचिंग और बास्केटबॉल प्लेइंग? यस सर। तो बास्केटबॉल डेली खेलते हैं आप? नहीं सर, कभी कभी खेलता हूँ सर। कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? इसमें एक साइड, वन साइडेड 5 खिलाड़ी होते हैं सर, दूसरी साइड 5 खिलाड़ी। और जो ग्राउंड होता है उसकी माप क्या होती है बास्केटबॉल में? ग्राउंड की होती है सर 49 और 96 सर। 49 और 96 होता है। प्रेजेंट में बास्केटबॉल जो इंडियन टीम है उसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है? सर वर्तमान में तो रैंकिंग में काफ़ी पीछे है भारत, क्योंकि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है भारत ने कोई जीती नहीं है, ओलंपिक कोई जीता नहीं है, ओनली दक्षिणी एशियाई गेम है, उनके अंदर भारत 4 बार गोल्ड मेडल। और नंबर 1 रैंकिंग कौन रखता है बास्केटबॉल में? सर ये अमेरिका का है, NBA जो टूर्नामेंट करवाता है। ठीक है, थैंक यू। जी सर। बजरंग जी, यस सर। आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो, है ना?